कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है मंजरी जी। एक बार यही कह सकते हैं ना कि देखिए कुछ आज सुबह से जब हम लोग आए ना, हाँ। तो हम दोनों को देखकर सबने कुछ कहा। अब वो क्या कहा ये बताना होगा हमें। बिल्कुल, तभी तो भाई सुबह से हम आए हैं और आज हमारे जो साथ के लोग हैं, हमारी जो फ्रेंड्स हैं, जो साथी हैं, वो यही कह रहे हैं क्या बात है, आज तो दोनों जुड़वा बहनें लग रही हो। क्या बात है, आज तो जो कपड़ों के कलर हैं वो भी एक ही हैं। हाँ। क्या बात है, आज दोनों एक सी लग रही हो। और हम लोग को सफाई देनी पड़ रही है। और हमें सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं हम तो अपने हिसाब से अपनी ड्रेस पहन के आए हैं। हम तो कह रहे थे कि देखिए अलमारी से जैसे हम कपड़े निकाल रहे थे ना, तो पीच कलर का मुझे पहनना था, लेकिन एकदम से मेरी नजर चली गई लाइट ग्रे पे, तो मैंने कहा आज ये पहन लेते हैं। और बस वो पहना नहीं कि यहाँ ढा दिया और हमने, है ना जी। जो दिख रहा है, चाहे हमारे पुरुष साथी हैं, चाहे हमारी महिला साथी हैं, सब यही कह रही है। हमारे इंजीनियर भी हमें बोल रहे हैं, है ना। जैसे ही हम स्टूडियो में आए तो हमारे इंजीनियर महोदय भी कह रहे हैं आज दोनों एक ही तरह के रंगों में रंगी भी हो। क्या बात है। तो हमने कहा होली नहीं है भाई, दिवाली का त्योहार है, हम तो वो मना रहे हैं। तो हमारे बहाने देखिए हंसी की फुलझड़ियां तो जली उठी ना। देखा जाए तो बिल्कुल सही कहा आपने कि इन बातों से हम बहुत खुश भी हुए, अच्छा भी लगा। बिल्कुल, और हंसी की फुलझड़ियां हमने आखिर क्या कहना चाहिए, बिखरा दी। और दिल की बात जो कहते हैं वो किसी न किसी को तो बता ही दी। हाँ। लेकिन देखिए अभी जो हमारे विषय है ना, तो हम लोग उनकी तरफ भी तो बढ़ लेते हैं। हाँ, कि हमारे विषय जो हम लोगों ने इस बार ले रखे, तो हमारे श्रोता तो जानते ही, लेकिन हमारे जो और भी हमें सुनने वाले हैं उनके लिए तो हमें बताना ही पड़ेगा कि हमने क्या विषय आज लिए हैं। तो हमने लिया है अन्नकूट गोवर्धन पूजा, बलि पूजा और कृतिका शुक्लड़ी। इसके बारे में हम बात करेंगे जो आज सभी ने मनाया है। और जरा याद करो कुर्बानी में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के बारे में बात करेंगे। और मंदाकिनी जी, जैसे कि हम यहाँ आ जाते हैं तो कई बार लगता है हम अतिथि बन के आ गए अपने घर आंगन में, है ना। तो जब हमारे घरों में अतिथि आते हैं, तो अतिथियों से रोशन घर आंगन जब हो जाता है, तो उसकी जो रंगत होती है वो दोनों के चेहरे पे बिल्कुल अलग सी दिखती है, बहुत ही मजा आता है। और जब अतिथि आते हैं तो हम कुछ बनाने की भी बात करते हैं ना, कुछ मीठे बना लें, कुछ नमकीन बना लें। बिल्कुल इसी में हम महिलाएं जो हैं उलझती जाती हैं। हाँ, है ना। लेकिन फिर भी अतिथियों का आना अच्छा ही लगता है, घर में रौनक होती है। और हाँ, ये अलग बात है कि अतिथि किस तरह के हैं ये भी कई बार सोचना पड़ता है। अब हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, बहुत सारे संदेश भी हमारे पास आ गए। तो आज तुमने बहुत सारे व्यंजन बनाए और लेकर भी आई थी। हाँ, जो बताइए हमारे श्रोताओं को कि आज कुछ मीठे और कुछ नमकीन व्यंजन बनाएंगे। बिल्कुल बताएंगे, वो झटपट बताएंगे। और कुछ हमारे साथियों ने लिखे हैं तो उनको भी लेकर के हम पढ़ेंगे। हाँ। तो बड़ा मजा आएगा। फिर देखते हैं क्या बनता है। और अपने व्यंजन बताएंगे तो जो आज आपने खाया था, क्या खाया था भाई? हरे रंग की जो है हमने नारियल बर्फी खाई है, जो कि आपके पति देव ने बनाई थी, हमें पता चला। तो खाने पर स्वाद दोगुना हो गया। अच्छा लगा कि घर में जो है पुरुष भी बढ़ चढ़कर इस त्योहार में साथ दे रहे हैं पत्नियों का, और मिलके मिठाई बना रहे हैं, क्योंकि उनका हाथ तो मीठे में बहुत अच्छा है। वैसे नमकीन भी अच्छा बनाते, सुन रहे होंगे प्रोग्राम तो कहेंगे अच्छा। मीठा तो अच्छा बनाते, तो मैंने कहा भाई मीठे की आप संभालिए, बिल्कुल, और नमकीन मैं बनाती हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि सखी सहेली के इस मंच से आज हमारे पुरुष साथी लिखकर भेजें कि उन्होंने अपने अपने घर में क्या क्या बनाया। देखिए महिलाएं तो लिखेंगी कि मैंने ये बनाया, लेकिन पुरुष जो हमारे सखा हैं उन्होंने अपने घर में क्या बनाया, इसका आज हम आनंद उठाना चाहते हैं। हमारे सखा सुन के हंस रहे होंगे, बोलेंगे मैंने तो खाई है चीजें, बनाई नहीं है। तो, हाँ, कई झूठ भी लिख सकते हैं कि मैंने ये बना लिया, है ना। नहीं झूठ तो नहीं लिखेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं हमने तो खाई है। लेकिन कुछ होंगे ऐसे जिन्होंने घर में मिठाई में सहयोग दिया होगा, नमकीन बनाने में सहयोग दिया होगा। और हम ये भी चाहते हैं कि जो श्रोता या जो सखा है सखी इस समय सुन रहे हैं, वो www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। हमारे नए मेहमान वो भी बन सकते हैं, जैसे आज हमने कहा, और हम अपने नए मेहमानों का स्वागत करेंगे। हमारे अतिथि बन के आइए फेसबुक पेज पर, जैसे कि आज हमारा वो विषय भी है कि अतिथियों से रोशन घर आंगन। तो आज हमारा घर आंगन और रोशन हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब हमारी सखी सहेली के मंच में हमारे अतिथियों का, श्रोताओं भाइयों का, बहनों का स्वागत हमेशा रहेगा। तो आप जुड़िए हमारे फेसबुक पेज से और बताइए कि आज आपने अपने घर में क्या क्या मिठाई बनाई, और हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। कुछ दिल की बात बता दो, नहीं किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू।
किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। इस राधा ने खेली अपने शाम से होली भी, इस राधा ने खेली अपने शाम से होली भी। होली क्या सपने में खेली आँख मिचोली भी। तुझे मैं ये खेल सिखा दूं, नहीं 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 नहीं, किसी दिन दगा देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 नहीं, किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। अपनी जुल्फों से अपनी जंजीर बनाई है, अपनी जुल्फों से अपनी जंजीर बनाई है। मैंने ख्यालों में कोई तस्वीर बनाई है, तुझे वो तस्वीर दिखा दूं, नहीं 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 नहीं, किसी को दिखा देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 नहीं, किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। ऊपर लिखा है तू मेरे मन की रानी है, ऊपर लिखा है तू मेरे मन की रानी है। नीचे कागज पे लिखी ये प्रेम कहानी है, तुझे क्या ये खत में पढ़ा दूं, नहीं 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 नहीं, किसी को पढ़ा देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 नहीं, किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। जी, तो बहुत ही प्यारा गीत था और वही मैं पूछना चाह रही थी कि कहानी बना तो नहीं देगी ना, तुम बना तो नहीं दोगी देखिए हमने दिल की बातें करी, कितनी सारी कहानी बना दी है ना। और देखिए हमारे जो साथी हैं उन्होंने एक बड़ी खास बात लिखकर भेजी है। क्या? कि लिखते हैं, नए साल का प्रथम सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनें मंदाकिनी जी और मंजरी जी को विद पार्टी परिवार के संग सभी मित्रों का सप्रेम नमस्कार भेजा है इन्होंने, तो इनको भी हम लोग नमस्कार करते हैं। और ये लिखते हैं कि किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करने के लिए भगवान श्री गणेश का नाम प्रथम लिया जाता है, मतलब प्रथम उनकी पूजा होती है। और भगवान गणेश जी का वार बुधवार भी आज है। बिल्कुल, प्रथम पूजे गणपति जी। और इसी दिन शुरू हो रहा है गुजराती नया साल विक्रम संवत
82। अच्छा। मतलब 2082 के शुभ आरंभ पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए सुखमय और स्वास्थ्यप्रद रहे, यही कामना करते हैं। तो भाई नववर्ष की हम भी शुभकामनाएं देते हैं विविध भारती परिवार की ओर से सभी को शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं जी। और हम लोग बात कर रहे थे, देखिए आज अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा जिसे कहा जाता है, और बलि पूजा भी साथ में उसकी बात करेंगे। कृतिका शुक्लड़ी भी है तो उसकी बात करेंगे। जो दीपावली के अगले दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः गोवर्धन पूजा, गौ पूजन एवं अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। और गोवर्धन पूजा में सुबह मकान के द्वार में गौ के गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं, साथ ही गौ पूजन भी करते हैं। और मंदाकिनी, जब गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, घरों के दरवाजे पे बनाते हैं, बहुत सुंदर उसका रूप होता है गोबर से बनाना। उसमें करवा की जो सीखें होती वो जौ और कई तरह से उनके हार वार इतने सुंदर से बनाए जाते हैं, कान के कुंडल, मुकुट, सब देख के एकदम भव्य लगता है। सुबह सुबह स्त्रियां उठती हैं और घर के बाहर जाकर जो है जो गोवर्धन पूजन के लिए पर्वत बनाती हैं, गाय की गोबर से। कुछ आंगन में भी पूजा करती हैं, जब चौक बनाती हैं गोवर्धन जी की, तो वो बहुत सुंदर बनती है। बिल्कुल, ये तो कलाकृति है और आपके हाथ की भी हुनर होती है कि कौन बहन किस तरीके से उसको सजाती है। और ये जो पूजा होती है ना, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी काफी प्रसिद्ध है मंजरी। और गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन घरों में गाय के गोबर से, जैसा भी आपने बताया, गोवर्धन नाथ जी की छवि बनाकर उनका पूजन किया जाता है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है जी। और ये परंपरा द्वापर युग से चली आ रही प्राचीन कला के अनुसार भगवान कृष्ण ने ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ करवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस संबंध में एक लोकप्रिय कथा भी कई बार हम बताते भी हैं, पढ़ते भी हैं। ये कथा अनुसार है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर संपूर्ण गोकुल वासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की थी। बिल्कुल। और तभी से ये जो पर्व है ये मनाया जाने लगा है। तो इंद्र का अभिमान चूर हो गया था और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी थी। तो 7 दिन बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जो नीचे रखा और ब्रजवासियों को प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाने को कहा, और तभी से हम ये पर्व मना रहे हैं। बिल्कुल। और भगवान को इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर, रंगोली मारकर पके हुए चावल पर्वताकार में अर्पित किए जाते हैं। इसे 56 भोग की संज्ञा भी दी गई है। और इस दिन लोग गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराते हैं, उनके पैर धोते हैं तथा फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन करते हैं और उन्हें अच्छे भोजन भी खिलाते हैं। गायों को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा भी ली जाती है। और कई तरह के पकवान को बनाकर पहाड़ के रूप में बनाकर बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। और जो अन्नकूट होता है, इसमें कहते हैं कि जो नया अनाज होता है, जो सब्जियां इस समय हो रही होती, तो इतनी सारी होती हैं, सबको बना के जो मिला के थोड़ा सभी सब्जी को मिलाकर बनाते हैं। उसका वो जो स्वाद होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो मंदाकिनी जी, एक दिन हमने भी अभी 5-6 दिन पहले जितनी भी सब्जियां मिल गई मुझे फ्रिज में बास्केट में, मैंने सबको मिला के थोड़ी थोड़ी सब्जी बनाई, तो वाकई में वो बहुत उसका स्वाद अलग था। लेकिन जब कहते हैं पूजा में जब हम बनाते हैं भोग प्रसाद भगवान के लिए, तो वो पता नहीं कैसे एकदम अमृत के समान हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए आप भाव से बनाते हैं, आपके भीतर एक प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, भक्ति का भाव होता है। और कहते भी कि भगवान जो है खाने की तो भूखे नहीं है ना, भगवान तो आपके भाव के भूखे। तो आप उसी भाव से वो अन्नकूट बनाती हैं और उसका जो स्वाद है वो इतना लाजवाब होता है कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि
जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हाँ, तो मंजरी हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खेती होती है और यहाँ के किसानों के लिए गोवर्धन पूजा बहुत ही खास होती है। किसान अपने खेत में जो भी उगाता है उसे, जैसे दाल है, बहुत सारी कंद, नए चावल, कद्दू, इन सब को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है और घर में गाय बैलों की पूजा के पश्चात उन्हें खिलाया जाता है। ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जिसे मिट्टी के घड़े में चूल्हे में रखकर बनाया जाता है। क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये तो। और हमारे एक साथी ने लिखा है गोवर्धन पूजा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। गाय बैलों की पूजा के बाद गांव में राउत नाचा होता है। ये एक नृत्य जो राउत है और विशेष समुदाय के द्वारा ये किया जाता है। इस दिन वे विशेष वेशभूषा पहनकर सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते और नाचते हुए पूरे गांव में निकलते हैं। कितना सुंदर उत्सव होता होगा ये, बिल्कुल, है ना। और हमारे और साथी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि अन्नकूट गोवर्धन बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। अन्नकूट में कई तरह की दलहनी सब्जियों से बना होता है। अन्नकूट में सभी भांति की सब्जियां आती है। गोवर्धन पूजन पर आंगन के बाहर गोबर से अलंकृत किया जाता है। उस पर कई तरह की रंगोली भी बनाई जाती है। फिर गोवर्धन जी पुष्कर के घाटों में उनको विसर्जन कर दिया जाता है। वाकई में जो हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं या हमारी और सखियां हैं, भाभी जैसे चाची मामी कह लो, उन सब के अंदर उनके हाथों में जो होता है इन परंपराओं को, इन संस्कृतियों को लेकर के चलने की जो एक शक्ति होती है, ताकत होती है। जब त्योहार आते हैं तो वो पूरा अपना उनका हुनर जो कहते हैं, कला कौशल सब सामने आ जाता है। वो भूलती नहीं है एक एक चीज जो अपने पीढ़ी से सीखी होती है। हाँ, हमारी है ना, हमारे भारत की संस्कृति है, हर त्योहार की पीछे छिपी जो कहानी है उनको वो महिलाएं जानती हैं और उनकी सास ने या दादी ने जो भी चला परंपरा है बिल्कुल हमारे देश में। और एक श्रोता लिखते हैं कि ये त्योहार इस बात पर महत्व देता है कि मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पहाड़, गाय और प्रकृति के अन्य तत्वों का सम्मान करना चाहिए। और ये भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र के अभिमान को तोड़ने और भक्त को ये संदेश देने का प्रतीक भी है कि अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। तो इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान यानी 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की आकृति को अर्पित किए जाते हैं, जिन्हें बाद में सभी मिलकर खाते हैं और इसे ही हम अन्नकूट कहते हैं, जिसका अर्थ है अनाज का ढेर। बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि कल हमारे घरों में बूधन पूजा, चित्रगुप्त पूजा मनाया जाएगा। कल के दिन भाइयों को खिलाने के लिए चने दाल की पूरी, चावल, चने की दाल की पीठा, फरा, पन, गोजा और खीर बनती है। चावल की खीर में छोटी छोटी आटे की पीठियां डाली जाती हैं। इसे लोग अमर पीठा बोलते हैं। क्या बात है, बड़ी स्वादिष्ट चीजें और ट्रेडिशनल चीजें लिखकर भेजी हैं। तो लग रहा है कि भाई ये कैसे बनेंगी, है ना। जी बिल्कुल। देखिए, एक श्रोता ने भी लिखा है कि गोवर्धन पूजा जो है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतीक है। अन्नकूट समुदाय में एकता और भरपूर भोजन की खुशी साझा करने का भी प्रतीक है। बलि पूजा भक्ति में समर्पण और अहंकार के पतन का संदेश देती है। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि ये सभी पर्व हमें प्रकृति, ईश्वर और समुदाय के प्रति विनम्रता, कृतज्ञता और भक्ति का भाव रखने की शिक्षा देते हैं। तो मंदाकिनी जी एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, आपने कहा है तो आपके आदेशों का पालन करना चाहिए ना। क्या है इस बांसुरिया में जो मुझ में नहीं सांवरिया, कभी होठों से मुझे बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के, बांसुरी बनाई के हो, बांसुरी बनाई के। मैं तो गाऊं
तो भाई मंजरी, आपने गीत तो बहुत सुंदर हमें सुनाया है कि कभी होठे से मुझे भी लगा ले, बांसुरी बनाई के, है ना जी। तो आपको पता है कि कृष्ण अपनी बांसुरी को होठों से लगाए रखते थे, क्योंकि ये जो है प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिकता का प्रतीक था, है ना, जिससे प्रकृति और सभी जीवों को मोहित करने की एक शक्ति मिलती थी। उनकी बांसुरी जब वो बजाते थे, और जो बांसुरी का मधुर संगीत था वो सारे तनाव को, वहाँ की नकारात्मकता को दूर कर देता था। बिल्कुल सही कहा। और एक बात और थी, कहते हैं कि कृष्ण ने इस बांसुरी को एक वाद्य यंत्र से बदलकर आध्यात्मिक माध्यम बना दिया। सही बात है। बांसुरी जो कहते हैं कि बजाना आसान नहीं होता है, लेकिन बांस से बनी हुई बांसुरी होती है, उसमें छेद होते हैं, तो उसमें किस में से किस क्या सुर निकलने वाला है, ये तो जो बजाता है उसको ही पता रहता है। कृष्ण जब इस बांसुरी को बजाते थे तो बांसुरी की धुन इतनी मधुर होती थी कि गाय, गोपियां, यहाँ तक कि राधा रानी भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। सही बात है। और सभी जीवों में एक शांति की स्थापना हो जाती थी। बिल्कुल। अभी भी कोई बांसुरी बजा रहा होगा ना, तो लगेगा बस सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। कहीं दूर जब बांसुरी की कोई धुन सुनाई देती है तो लगता है कि इसको सुना जाए। और हमारी देखिए एक साथी हैं, उन्होंने गोवर्धन पूजा के बारे में लिखा है कि गोवर्धन पूजा का मेवाड़ क्षेत्र में भी काफी महत्व है, और यहाँ भी घरों में बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन होता है। आजकल वैसे घर पर मिठाई बनाने का प्रचलन बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ व्यंजन खास तौर पर बनते हैं जिसमें बेसन की चक्की शामिल है। वही मैं घर में कोई मिठाई नहीं बनाई, लेकिन मैंने नहीं बनाई, मैं रोज सुबह चाय बनाकर हम परिवार वालों को मतलब वो पिलाते हैं। और दीपावली पर रखी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी। तो इन्होंने इस जवाब में लिखा है कि भी आपने मिठाई बनाई कि नहीं बनाई, हमारे सखाओं ने। तो इन्होंने कहा कि मैं रोज जो है सुबह चाय बना के पिला देता हूँ। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप कभी हमें भी पिला दे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं बलि पूजा के बारे में। राजा बलि पूजा महाराष्ट्र में मनाई जाती है। ये त्योहार राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें वामन अवतार के दौरान भगवान विष्णु ने पाताल लोक में भेज दिया था। इस दिन को बाली प्रतिपदा या बाली पड़वा के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसी दिन मंजरी शाम को जो है मार्गपाली और राजा बलि की पूजा की जाती है, और मार्गपाली के बंधन बार के नीचे होकर निकलने से कहते हैं कि सभी प्रकार की सुख शांति बनी रहती है, या कई प्रकार के जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसी बातें बताई गई हैं। और महाराष्ट्र में ये त्योहार गोवर्धन पूजा के साथ ही मनाया जाता है। ये दिन राजा बाली के सम्मान और उनके द्वारा किए गए दान के महत्व का प्रतीक है। और इन त्योहारों के दौरान भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, और भक्त विभिन्न प्रकार के अन्न को और शाक सब्जियों का मिश्रण जिसे अन्नकूट बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। तो आज सबने बहुत विधि विधान से पूजा करी, भगवान का ध्यान किया, और बढ़िया बढ़िया पकवान भी सबने अवश्य खाए होंगे। और इसके साथ ही हम कृतिका शुक्लड़ी भी जो है आज ही मना रहे हैं। और ये त्योहार जो है कृतिका शुक्लड़ी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, जो गोवर्धन पूजा का एक स्थानीय रूप है। और ये त्योहार भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है मंजरी, जहाँ गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और बलि पूजा के साथ साथ कृतिका जो लड़ी है ये भी एक हिस्सा होता है। और ये त्योहार मुख्य रूप से गोवर्धन पर्वत की पूजा और अन्नकूट को समर्पित एक त्योहार है। बिल्कुल। और हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी संदेश रखकर भेजा है कि कभी कभी संदेश भी होते हैं ना आगे पीछे हो जाते हैं। एक श्रोता जो है लिख भी रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे संदेश आए हैं कि अन्नकूट पर्व पर या जो भी गोवर्धन पूजा आप मना रहे हैं, बहनें अपने भाइयों के लिए पर्व को संपन्न करते हुए लंबी आयु की कामना करती हैं। और गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आज ही के दिन अपने ग्वाल बाल सखाओं को इंद्र के कोप से बचाने के लिए की जाती है। और सखाओं को वो रखा करते थे अपने साथ, जिसके फलस्वरूप इंद्र का कोप शांत हुआ और वरुण देव को वर्षा बंद करने का आदेश भी देना पड़ा। तो इस कथा का एक आध्यात्मिक पहलू भी है, ऐसा कह रहे हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज हम 3 दोस्तों ने मिलकर 56 भोग बनाए हैं। क्या बात है। अभी भोग नहीं लगाया, बस तैयारी चल रही है हमारी दोस्त के घर में, और आपका ये प्रोग्राम भी सुन रहे हैं तो काम भी आसान हो गया। वैसे हमारी खीर और चूरमा बहुत ही अच्छा बना है। भाई ये तो आप लोग बना रहे हैं, हम तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। 3 दोस्त मिलकर बना रहे हैं, तो भाई हमने ये उम्मीद तो नहीं की थी, है ना। हम तो सोच रहे थे कि अपने अपने घर में सखा कुछ मिलकर बनाएंगे। तो भाई देखिएगा ठीक से सामग्री ठीक से होनी चाहिए। 3 दोस्त मिलकर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी शुरुआत है। अच्छी शुरुआत। 3 सहेलियां मिलकर तो बनाती हैं, ये तो सुना है, लेकिन 3 दोस्त मिलकर अगर मिठाई बना रहे हैं, 56 भोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम भी कोशिश करते हैं आप तक पहुंचने की। बिल्कुल, और आप खाइएगा तो मुझे भी याद कीजिएगा। जी। तो मंजरी अब वक्त हो गया है एक अंतराल का।
तो अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित हैं और सभी सखियों और सखाओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और एक गीत सुन ले पहले। हाँ, पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बात कुछ कहना चाहती हो? नहीं, गीत के बाद कहेंगे। मुझे लग रहा है आपने कोई संदेश ढूंढ लिया है, तो बताइए। नहीं, हम सोच रहे बाद में करेंगे। चलिए। तो भाई मंदाकिनी जी, अब हम लोग आगे बढ़ चले हैं अपने विषय की ओर। जरा याद करो कुर्बानी। स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के बारे में बात करेंगे। आज हम ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी की कहानी कहने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में पले बढ़े और आगे चलकर जिन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था और जिनका नाम या योगदान बहुत लोगों ने नहीं सुना। ऐसे गुमनाम सेनानियों की वीर गाथा देश की माटी का गौरव है और जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया, जिनका मानना था कि उनकी मिट्टी सिर्फ भूमि नहीं बल्कि उनकी विरासत है, जिसके लिए अपनी जान भी जाए तो कोई गम नहीं। बिल्कुल सही कहा मंजरी। और आज हम स्वतंत्रता की बात जब करते हैं, आजादी से रहना तो हम चाहते हैं और इस आजादी को दिलाने वाले जो असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन जो है होम कर दिया था मातृभूमि के लिए, हम सभी के बलिदानों को जानना और सुनना और हमें उनके बारे में समझना भी चाहिए। और बाबू छोटेलाल जी की जब आज हम बात कर रहे हैं तो उनका जन्म 28 फरवरी को हुआ था 1889 को कंडेल के एक संपन्न परिवार में हुआ था।
यानी 1889 में हुआ था और कंडेल के एक संपन्न परिवार में। और पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले के संपर्क में आकर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना भी शुरू कर दिया था। वर्ष 1915 में उन्होंने श्रीवास्तव पुस्तकालय की स्थापना की और यहाँ राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत देश की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो है आती थी और आगे चलकर धमतरी का उनका घर स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र भी बन गया था। जी, वे वर्ष 1918 में धमतरी तहसील राजनीतिक परिषद के प्रमुख आयोजकों में से थे। छोटेलाल को सर्वाधिक ख्याति कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन से मिली। अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने किसान को संगठित किया। अंग्रेज अधिकारी किसानों से जबरदस्ती नहर पानी अनुबंध करवाना चाहते थे, तो बाबू छोटेलाल ने इस कार्य के लिए आवाज उठाई और किसानों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि इस नहर के पानी के अनुबंध को स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा, उन्होंने अपनी आवाज उठाई और लेकिन उनकी ही इतनी मांग से अंग्रेज अधिकारी तिलमिला उठे, क्योंकि ऐसा ही होता था, कितना अत्याचार होता था लोगों पर। तो वे भला कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने 4,303 रुपए का टैक्स लगा दिया और ये बात धीरे धीरे गांधी जी तक पहुंचती है। और तब पंडित सोहनलाल शर्मा और बाबू छोटेलाल गांधी जी के पास गए और उस समय वो कलकत्ता में रहते थे। सारी जानकारियां उन्होंने फिर विस्तार से उनको दी थी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संगठित जनशक्ति का ये पहला अभूतपूर्व प्रदर्शन था। वर्ष 1921 में स्वदेशी प्रचार के लिए उन्होंने खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की। वर्ष 1922 में श्यामलाल सोम के नेतृत्व में सिहावा में जंगल सत्याग्रह हुआ। बाबू साहब ने उस सत्याग्रह में भरपूर सहयोग दिया। बिल्कुल। और जब वर्ष 1930 की अगर हम बात करें तो रुद्री के बिल्कुल पास ही के नवा गांव में जंगल सत्याग्रह का निर्णय लिया गया और तब बाबू साहब की उसमें सक्रिय भूमिका रही। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया और जेल में उन्हें बहुत कड़ी यातनाएं दी गई। मंजरी यातनाएं बहुत खतरनाक हुआ करती थी और इनकी हिम्मत होती थी कि वो उसको सहा करते थे देश के लिए। तो वर्ष 1933 में गांधी जी ने पुनः छत्तीसगढ़ का दौरा किया। वे धमतरी गए और वहां उन्होंने छोटेलाल बाबू के नेतृत्व की प्रशंसा भी की और वर्ष 1937 में बाबू छोटेलाल धमतरी नगर पालिका निगम के अध्यक्ष भी निर्वाचित हो गए थे। जी, और वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बाबू साहब की सक्रिय भूमिका थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कंडेल में 18 जुलाई 1976 को उनका देहावसान हो गया। उनके नेतृत्व में कंडेल नहर सत्याग्रह अन्याय और शोषण के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन बना। उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्र प्रेम हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। और हम ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को सैल्यूट भी करते हैं, नमन भी करते हैं। और बहुत सारी बातें होती जब हम देखते हैं, पिछले अपने इतिहास पढ़ के उठाते हैं, देखते हैं तो लगता है कितने लोग हमारे देश को आजाद कराने के लिए भूमिका दे रहे थे। कितनों ने अपने आभूषण तक रख दिए के लिए देश की आजादी के लिए। इनकी कोई जरूरत नहीं है। कहना भैया, जब मुसीबत आती तो ये सब चीजें फीके लगती। पहले लगता है हमारा देश, हमारे सब अपने अच्छे रहे। बड़ी भावना है ना मंजरी, हर एक के बस में कहाँ होता है अपने हर एक नहीं कर सकता की चीजों को या गहनों को। लोग तो बचा के छुपा के और रखते हैं कि कहीं किसी को देने ना पड़ जाए। वो देश प्रेम के लिए अपना सच शरीर का एक एक कतरा उन्होंने दान कर दिया। बिल्कुल देवर तो कुछ भी नहीं है, जान है, रक्त है, दान कर। सुविधाएं हैं जिन्हें हम गले से लगाकर रखते हैं। और इनका क्या होने इनका जो बलिदान है वो मतलब कहना चाहिए कि वो दिलों में एकदम जब भी सुनते हैं तो उनकी यादें रूह कांप जाती, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बलिदान की हम एक कतरा भर कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ श्रोताओं ने भी कुछ लिखा है, अगर आपके पास हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे अब अतिथियों के ऊपर हमारे बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं। जो हम अगला विषय उठाएंगे तो हमारे साथी लिखते हैं कि अतिथि देवो भव। बचपन में इसका मतलब नहीं जानते थे, लेकिन जब कभी हमारे घर कोई मेहमान आते तब हम सभी बच्चे बड़े खुश होते, क्योंकि वो मेहमान कुछ दिन रुकने के बाद जाते वक्त हम सभी बच्चों को 98 या 1 रुपया हमें देकर जाते, तब बड़े खुश हो जाया करते थे। क्योंकि उन दिनों साल 1960 के आसपास की बात इन्होंने लिखी है। ये रकम बड़ी हुआ करती थी, इसीलिए वो अतिथि हमारे लिए देवो मतलब कुछ देकर जाने वाले में से एक देव हुआ करते। बिल्कुल सही बात कही है। उस समय 54, 98, 1 रुपया इतना होता था कि हम सोचते थे 5 पैसे में ये खा लेंगे, 2 पैसे में आइसक्रीम खा लेंगे, है ना। 10 पैसे की आइसक्रीम आती थी, 5 पैसे क्या। अब 1 रुपया तो बहुत हो जाता था कि मतलब हम 100 रुपए के बराबर। तो वो जमाना कुछ अलग ही था। तो भाई मेहमान आज भी आते हैं, लेकिन अब थोड़ी मुद्राएं बढ़ गई है या उनका देने का तरीका बदल
चल गया, कुछ उपहार दे देते हैं। हाँ। तो उपहार की बात चली तो क्यों ना हम लोग एक गीत ही उपहार में पहले दे देते हैं, फिर बातें कहने करते वाली हैं। थी कि अतिथि पर बात तो हम करने ही वाले हैं। पहले एक प्यारा सा गीत सुनिए। जी। यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों, 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा। हाँ तो मंजरी, अब बात हो जाए हमारे अतिथियों की, मेहमानों की। बिल्कुल, हमारे घर में जब अतिथि आते हैं तो हम कितने स्वागत के लिए, सत्कार के लिए एकदम तैयार रहते हैं कि अब वो आने वाले हैं, तो पहले तो घर साफ कर लें, फिर उसके बाद हम क्या पहनेंगे, हमारे बाल ठीक है कि नहीं, हम कैसे लग रहे हैं, उनके लिए क्या बनाने वाले हैं, क्या मटेरियल फ्रिज में है या नहीं है। फिर अपने हस्बैंड को दौड़ाते हैं, चाहिए ये ले आई, वो ले आई, पूरी लिस्ट थमा देते हैं। और अब तो मंदाकिनी जी, लिस्ट पेपर पे लिखने का फैशन ही नहीं चला गया,
जिसे कहते हैं ही नहीं। अब सीधा आप बाजार जाओ, मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, मैं व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ, भेजने वाली हूँ। सही कहा। तो ये चीज भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब समय बदल गया है, जहाँ पहले हम बहुत ही सादगी के साथ रहा करते थे और जो घर में बनता था वही हमारे मेहमान खाया करते थे। लेकिन आजकल तो सोचना पड़ता है कि भाई हम क्या खाएं, ये अलग बात है, लेकिन हमारे मेहमानों के लिए क्या क्या होना जरूरी है। और मेहमान भी उम्मीद करते हैं कि भी जाएंगे तो अच्छी आवभगत होगी हमारी, कुछ मीठा नमकीन होगा। एक श्रोता लिख भी रहे हैं, देखिए कि अतिथियों से रोशन घर आंगन की विषय जो बहुत अच्छा लिया है आपने। और सच में मेहमान आते हैं खास करके त्योहारों में, तो उनके आने से एक रौनक तो होती है और सचमुच आंगन है रोशन हो जाता है घर आंगन। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अतिथि आ गए और हम परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचें। ये त्योहार, ये रिश्तेदार आपके त्योहार की रौनक बढ़ाने आते हैं, आपके साथ त्योहार मना के जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हमें अपने अतिथियों का हर हाल में स्वागत करना चाहिए। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि खम्मा घड़ी मंदाकिनी जी, अतिथियों से रोशन घर आंगन बड़ा अशांति सब्जेक्ट, मतलब बड़ा अच्छा सब्जेक्ट कहना चाहिए, लिखना चाहिए था उन्हें। कुछ अलग सा लिखा है। अतिथियों के होने से चहल पहल हो जाती है। इस वक्त तो मतलब इसी तरह चलता रहता है। हमारे यहाँ तो हमारे पिता और उनके बहनोई के लिए मान ना मान मैं तेरा मेहमान जैसा है, क्योंकि दोनों चाल चलन प्रत्येक दिन ही रहता है। और जब पिता दूसरी जगह होते तो कम रहता है। अतिथियों के प्रति हमारा शिष्टता सत्कार होना चाहिए। हमारे सदस्यों में ये मूल बातें जानने नहीं बजाय शेखी बगाने के वो कह रहे हैं। हमारे तो दो तरफा से अतिथि होते हैं, मतलब कहना चाहिए कि सम्मान तो हम दोनों को देते हैं। कोई जो अगर आपका मान दान आ जाता है तो हमें वो भी अतिथि हमारा, तो उसको तो हमें सम्मान तो वैसे ही देना है, कहना चाहिए। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेहमानों से ही घर आंगन रोशन होता है। उनका आगमन केवल एक रस्म नहीं बल्कि रिश्तों का उत्सव है। इसलिए हमें इस गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए अपने घर के द्वार हमेशा खुले रखने चाहिए, ताकि हमारे घर का आंगन हमेशा खुशियों और सकारात्मकता से जगमगाता रहे। और एक साथी लिखते हैं, जब कोई अतिथि घर आता है तो घर का माहौल ही बदल जाता है। मेहमानों के आने की खबर से घर में एक अलग उत्साह और चहल पहल आ जाती है। घर की साफ सफाई से लेकर खाने पीने के तैयारियों तक हर सदस्य खुशी खुशी इन कामों में जुट जाता है। मेहमानों के आने से अक्सर परिवार के लोग एक साथ आते हैं और ये मौका होता है जब एक साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और रिश्तों की डोर को और मजबूत करते हैं। और मंदाकिनी जी बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने। और हमें याद आता है जब हम लोग पहले हमारे जो त्योहार हुआ करते थे उनमें कोई दिखावा नहीं होता था, कोई सादगी नहीं होती थी। मेहमान आते तो सब दरी चटाई बिछा के नीचे और एक थाल में खील लैया है, चूड़ा है, खील गट्टे खिलौने जो होते बताशे, ये सब रख दिए जाते थे। होते थे गुलाबी सफेद, कोई हाथी बनाए खिलौना में, कोई अलग-अलग आकृति होती थी, हम खाया करते थे। तो हम लोग मुट्ठी भर भर के उसको लेके खाते थे, तोड़ तोड़ के मीठा खाते थे। और होता था कि ज्यादा कौन खा लेगा, ये भी होड़ रहती थी। वो तो हम थोक के भाव खाते और जो भी जिसके यहाँ उपलब्ध होती थी, चाहे दही बड़ा बना जो भी हो, सब लोग मिल बांट के खाते थे। और मेहमान भी ऐसे होते थे मंदाकिनी जी कि वो बैठते नहीं थे, वो आपकी जाके रसोई में पूरी हेल्प कराते थे। कभी रंगोली सजा रहे हैं, कभी किचन में लगे हैं, कभी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो वो एक अपनापन जो था रिश्तों में देखने को मिलता था। हमें घबराहट भी नहीं होती थी, चिंता नहीं होती थी कि अतिथि क्या सोच रही होंगे। और हम अपने परिवार के जो होते थे उनके घर में पहले जाना शुरू करते थे। मामा मामी मौसी बुआ इन सब के घरों में खूब जाया करते थे। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि अतिथि देवो भव ये भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ है अतिथि देवता के समान होता है। मेहमानों को भगवान का दूसरा रूप मानकर उनका आदर सत्कार करने की परंपरा हमारे संस्कारों में गहराई से निहित है, जिसकी आने और जाने की तिथि निश्चित नहीं होती, हम उन्हें अतिथि कहते हैं। इसलिए उनका स्वागत भव्यता से होता है। इसके कारण रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। हम गुजरातियों का आज से नए साल की शुरुआत हो रही है और हम आज से ही आना जाना शुरू हो गया है और सभी का खुशियों के साथ स्वागत हम कर रहे हैं। मंदाकिनी जी हमारे एक साथी लिखते हैं, बचपन की बात है, घर के मुंडेर पर जब बैठा कौवा बार बार बोलने लगता था तब समझ लो कि अतिथि आने वाले। लेकिन आजकल वैसे कौवे कहाँ है, लेकिन नहीं आजकल भी हमें तो देख कई बार कौवा बोलता तो हम कहते भैया कोई आने वाला है, और कई बार आता नहीं और कई बार पानी का गिलास गिर जाए अचानक। तो मतलब उस समय भी होता था पानी गिलास गिर गया, मम्मी कहीं अब देखो कोई आ रहा है, और वाकई में कोई ना कोई आ जाता है। तो एक कहना चाहिए वो जुड़ जाती है उससे चीजें। बिल्कुल सही कहा। एक ने लिखा है कि झूठ बोले कौवा काटे, इसलिए सच कह रहा हूँ कि ऑफिस से छुट्टियों के दिनों में दीपोत्सव की तैयारी में घर की सफाई और सजावट में अपनी सखी यानी कि धर्मपत्नी का हाथ बटाया है। व्यंजन तो मैंने बनाया नहीं, परंतु व्यंजन की सामग्री जरूर मार्केट से लेकर आया
आया हूँ और घर पर बने पकवान, व्यंजन, मिठाई, चक्की, अदरक इलायची वाली चाय आदि धर्मपत्नी और दोनों बेटियों को जो कि गवर्नमेंट जॉब में है उनके द्वारा बनाई भी जा रही है। क्या बात है। और आपने कहा कि घर की मुंडेर पर कौवा जब बार बार बोलता है तो समझ लो कोई अतिथि आने वाले हैं, लेकिन आजकल वैसे कौवे हैं कहाँ। सही बात है। चलिए हम लोग गीत सुनते हैं इसी के साथ। तो मंदाकिनी जी अब तो भाई भूख लगने लगी, तो हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिखकर भेजी है। एक ने बड़ी अपनी यादें ताज़ा करी है। लिखते हैं कि मंजरी जी आपकी बातें सुनकर हमें इनकी याद आ गई। वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, पर वो नमकीन बहुत ही अच्छा बनाते थे। सिंपल सा पोहा, मूंगफली और कड़ी पत्ता, बस इसमें नमक, हल्दी और अमचूर पाउडर डालकर किचन में डाल के मतलब बनाते थे और किचन थोड़ा सा फैल जाता था और बाद में उससे भी ज्यादा देर हमें उसकी सफाई में लग जाती थी। और एकदम उनके जैसा तो नहीं, पर वही नमकीन हम जरूर बनाते। वैसे जब भी वो बनाते थे तो हमें उनके साथ ही रहना होता था मसाला मिलाने के लिए। वाकई में तेल में जाते थे। हाँ, एक लिख रहे हैं कि देखिए हमारी धर्म पत्नी जी जो है अपने रहते हुए हमें रसोई में आने ही नहीं देती, किचन में आने से रोकती हैं। जबकि हम हॉस्टल में जब रहते थे तो प्राय बहुत कुछ बनाया करते थे। इन्होंने तो मतलब अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हम घर में कुछ भी नहीं बनाते क्योंकि हमारी धर्म पत्नी हमें अंदर आने नहीं देती हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, मंजरी जी, आपके आने से सखी सहेली रोशन हो गई है, मनमोहक बातों से चैतन्य की लहर छा गई है, सुंदर समायोजित गीतों से सुरीला हो गया है प्रोग्राम, और आप दोनों को सभी साथियों को दीपावली की हम शुभकामनाएं देते हैं। और एक हमारी साथी लिखते हैं, व्यंजन कुछ मीठे कुछ नमकीन स्वाद। भाई खट्टी मीठी नमकीन और बिस्कुट भी बाजार में मौजूद है और कितने ही अच्छे ढंग से घर पर बनाए, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। अब ऐसे में क्या कोई घर पर बनाए जब बाजार उपलब्ध है। अरे और तो और दही बड़ा भी घर का बनाया हुआ बाजार जैसा नहीं फूल पाता है। हाँ, घर पर खट्टा मीठा कचालू जरूर ही बना लेते हैं और इसके लिए सबसे पहले इमली और चीनी को पानी में भिगो कर रखें और
आलू उबाल कर छील लें और मनचाहा आकार काट लें। इसमें इमली और पानी चीनी का रस मिला लीजिए, नींबू मिला दीजिए, नमक नमकीन डालिए, हरी धनिया के पत्ते मूली के पत्तों से गार्निश करें, प्लेट में सर्व करें, खुद खिलाएं और खाएं भी और जी भर के आप मतलब तारीफ करें, नुकसान नहीं करेगा। और ये जो देखिए एक लिख रहे हैं कि मैं वैसे मुझे कुछ बनाना नहीं आता, सिर्फ खाना ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने इस साल मीठा मुखवास वाला पान बनाया है। इसमें कुछ खास तो नहीं होता, बाजार से सब चीज लाया और फिर सबको मिला दिया। लेकिन दूसरे एक ड्राई फ्रूट खजूर बॉल्स भी मैंने बनाया है, जिसमें पहले काजू और बादाम छोटे छोटे टुकड़े करके उनको घी में फ्राई कर लिया, फिर उनको एक तरफ रखकर खजूर के बीज निकाल के धीमी आंच पर उसको घी में फ्राई करा। जब पूरा एक हलवा जैसा न बन जाए फिर उसको उतारकर उसमें जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसको डाल दिया और छोटे छोटे बॉल्स बनाकर कोबरा पाउडर में उसको रगड़ देंगे, बस हो गई ड्राई फ्रूट्स जो बॉल्स। और मंदाकिनी जी, हमारे जो साथी ने कहा है कि घर पर दही बड़े फूले नहीं बन पाते, तो उनके लिए हम एक टिप्स देना चाहेंगे कि जब मूंग की दाल आप रात भर भिगोते हैं तो आप सुबह उसको अच्छे से महीन महीन पीस लीजिए, कई पानी से धो करके ही पीसिएगा और फिर उसको आप आधे घंटे के आसपास हाथ से फेंटिए, बड़े से परात में लेकर के इतना फेंटिए कि उसका रंग बदलने लग जाए। फिर एक कटोरी में पानी लीजिए और थोड़ी सी बूंद उसकी डाल के देखिए, अगर वो ऊपर तैरती है तो समझ लीजिए आपका दही बड़ा फूलेगा। फूलेगा, उसकी पहचान होती है। फिर आप उसके दही बड़े उसमें आप नमक डाल के, हींग डाल के, हरी धनिया हरी मिर्च डाल के और आप उसके तल लीजिए, दही बड़े बना सकते हैं। खूब फेंटना है, खूब फेंटना है, जैसे हम कॉफी बनाते हैं। जितना फेंटेंगे उतना ही, जितना फेंटते हैं उसका रंग बदल जाता है, उतना ही फूला हुआ वो दही बड़ा बनता है। तो चलिए आज तो मंजरी जी मैं आपको बताऊं श्रोताओं कि मंजरी जी बहुत अच्छी मठरियां, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, हरी रंग की जो है बर्फी जो इनके पतिदेव ने बनाई थी वो सब लेकर आई थी, इसलिए इनके पास तो बहुत सारी रेसिपी है, लेकिन समय का अभाव है। एक प्यारा सा गीत सुनवा लेते हैं। करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया वही सपनों की शान देखो लाए मेरा प्यार। करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया हार, करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया हार, वही सपनों की शाम देखो लाई मेरा प्यार। मुझसे रूठी थी बेकार तुम मेरी जाने बहार, मुझसे रूठी थी बेकार तुम मेरी जाने बहार। पूछो अपने ही दिल से क्या झूठा था मेरा प्यार। रंग लाएगी जरूर, रंग लाएगी जरूर। दोनों भैया पसार थके जिसको पुकार, वही सपनों की शाम देखो लाई मेरा प्यार। करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया हार, वही सपनों की शाम देखो लाई मेरा। जी हाँ, तो प्यार हमारा भी झूठा नहीं है, हमारे सखी सहेली के जो सखी और सखा ये बात जान ले कि हमारा प्यार सच्चा है। लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है और प्यार बांटने के लिए। जी बिल्कुल। तो लेते सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।